जड़ के भीतर विवेकवान चेतन। प्रकृति की रचना की परिपूर्णता मानव के चमत्कारिक विकास का एक ऐसा तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण है जो जनजीवन को अभिभूत कर देती है। प्रकृति की व्यवस्था अन्यतम है। जड़ प्रकृति के भीतर चेतना की क्रमबद्ध व्यवस्था का ऐसा चरम विकास मौजूद है जिसकी झलक पाकर आज का भौतिक विज्ञान यह मानने के लिए बाध्य हो गया है कि उसे संपूर्णता के एक अंश का भी परिपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है और प्रकृति के बहुत से रहस्य आज भी अनजाने हैं। ऑडियो 1 पुस्तक जड़ के भीतर विवेकवान चेतन। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक प्रकृति की प्रत्येक रचना परिपूर्ण। प्रकृति ने प्रत्येक जीव को उसकी दुनिया के हिसाब से परिपूर्ण बनाया है। उसे देखकर मनुष्य यह विश्वास करने को विवश होता है कि हर चेतना का निर्माण किसी उच्च चेतना के गहन चिंतन मनन के बाद होता है। लीमर जीव जब अपने शरीर की सफाई करता है तो उसके बहुत से बाल दांतों में फंस जाते हैं। उस बेचारे को जिंदगी भर इस परेशानी का सामना करना पड़ता यदि रचयिता ने उसकी जीभ के नीचे एक दूसरी छोटी कंघीनुमा जीभ नहीं लगाई होती। इसकी सहायता से वह फंसे हुए बालों को निकाल लेता है। यदि इस सहायक जीभ को नहीं लगाया गया होता तो बेचारे का मुंह न जाने कब का सड़ जाता। माना कि मनुष्य की रचना परमात्मा की पूर्ण विकसित कला है, किंतु यदि सांसारिक जीवन की सुख सुविधाएं भी अभिष्ट हैं तो उस दृष्टि से अन्य जीवों को भी छोटा नहीं कहा जा सकता। घोंगे को अपना आहार खुरच कर खाना होता है, इसीलिए उसकी जीभ में प्रकृति ने दांत लगाए हैं। इन दांतों की संख्या 1200 से 14,000 तक होती है। अनातीली जाति के पक्षियों में प्रकृति ने उनके पंखों के नीचे कुछ ऐसी ग्रंथियां बनाई है जिनसे तेल निकलता रहता है। उसके कारण ही उनके पंखों का विकास होता है तथा वे चिकने और स्वस्थ बने रहते हैं। एक प्रयोग में एक बतख की तेल उत्पादक ग्रंथि को ऑपरेशन करके निकाल दिया गया तो उसके पंख कुछ ही दिनों में झड़ गए। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रकृति स्थानीय परिस्थितियों में प्रत्येक जीव के अनुरूप संरचना का ध्यान पहले से पहले रखती है। इस दृष्टि से मनुष्य निर्माण पर गर्व प्रकृति या परमात्मा करे तब तो उचित भी है। मनुष्य का अहंकार करना तो उसकी तुच्छता ही है। 100 फीट लंबी व्हेल का कुल वजन 125 टन के लगभग होता है। इसके शरीर में 35 टन चर्बी और 70 टन मांस होता है। यदि इसे हाथियों से तोला जाए तो दूसरे पलड़े पर 20 से 25 हाथी तक चढ़ाने पड़ जाएं। अकेले उसकी जीभ 3 टन और 2 मन वजन का दिल होता है जो 8 टन खून की नियमित सफाई में दिन रात लगा रहता है। इसके लिए उसके फेफड़े एक बार में 14,000 लीटर वायु खींचते हैं। नवजात व्हेल शिशु का वजन ही 6 टन होता है और उसकी वृद्धि 1 क्विंटल प्रतिदिन के हिसाब से होती है। कोई मनुष्य इतना बड़ा विकास स्वेच्छा से कर सकता है क्या? व्यायाम से कोई किंग कॉन्ग, दारा सिंह और चंदगीराम हो सकता है, पर व्हेल बनाने का काम परमात्मा का ही हो सकता है। अतएव सर्वोपरि कलाकार के रूप में वंदनीय वही है, मनुष्य नहीं। बीटल कीटक की आंखों पर प्रकृति ने एक चश्मा भी चढ़ा दिया है। ऊपर की आंखों से वह हवा में देखता है, किंतु जब यह पानी में चला जाता है तब नीचे की आंखों से देखने लगता है। हम समझते हैं हमारे पास ही इतनी बुद्धि है कि लेंस लगाकर आंखों की बीमारी ठीक कर लें, पर प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप साधन इकट्ठे करने हो तो इतने विशालकाय संसाधन आवश्यक होंगे कि उनके वजन से दबकर ही मनुष्य मर जाए। अपनी परिपूर्णता बाहर नहीं अंदर खोजी जाए तब तो कोई बात है। बात ही नहीं, मनुष्य के भीतर जो सर्वांगपूर्ण सृष्टि भरी हुई है उसे खोजा जा सके तो मनुष्य को बाहर कुछ पाने की आकांक्षा ही न रहे। कुछ भालुओं को ताड़ी के नशे की आदत पड़ जाती है तो उनको बार बार ताड़ी के पेड़ों की तरफ जाना पड़ता है। ताड़ी पीकर भालू झूमने लगते हैं, उनके पांव लड़खड़ाने लगते हैं। शिकारी इस स्थिति का लाभ उठाकर उसी प्रकार जा धमकते हैं जिस प्रकार नशेबाज मनुष्य को बीमारियां दबोच लेती हैं।
भालू का शिकार भी इस स्थिति में अत्यंत सुगम हो जाता है। अतएव वे इस ताक में रहते हैं कि कब कोई भालू किसी ताड़ में लगे और मिट्टी के बर्तन को फोड़कर वे ताड़ी पी मदमस्त हो। मनुष्य को भी लगता है उसी तरह सुखों को बाहर खोजने का नशा हो गया है। उससे संभव है कुछ समय की मस्ती तो हाथ लग जाए, पर शिकारी के हाथों पड़ जाने वाले भालू की तरह अंततः मनुष्य भी दुर्दैव का ही ग्रास बनता है। तब फिर उसकी शोभा क्या रही? मनुष्य ने बिजली बना ली, पर अपने भीतर की बिजली को तो वह जान ही नहीं सका। व्हेल मछली का तो नाम ही इलेक्ट्रिक व्हेल है, जिसके नाम से ही उसके विद्युत जनरेटर होने का पता चलता है। इस विद्युत शक्ति का उपयोग वह शिकार करने में करती है। वह इसके एक झटके से तैरते हुए घोड़े को भी गिरा देती है। इलेक्ट्रिक रे या टॉर्पेडो फिश का विद्युत भाग पीठ पर होता है। उसमें कितनी अधिक विद्युत शक्ति होती है, इस संबंध में जेराल्ड ड्यूरेल नामक जीव विज्ञानी का एक संस्मरण उल्लेखनीय है। वे यूनान की एक घटना के हवाले से बताते हैं कि एक लड़का त्रिशूल से मछलियों का शिकार किया करता था। एक दिन उसने अपना निशाना इस मछली को बनाया, किंतु त्रिशूल ने जैसे ही मछली का स्पर्श किया, इतना जबरदस्त झटका उसे लगा कि एक भयानक आवाज के साथ वह पानी में जा गिरा। उसे इतना जबरदस्त विद्युत शॉक लगा था कि घंटों बाद उसे होश आया। 7-8 फुट लंबा, 2.5-3 मन वजन का शुतुरमुर्ग संकट के समय बालू में सिर घुसेड़ लेने की मूर्खता के लिए ही विख्यात नहीं है, तेज दौड़ने की गति के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी दौड़ने की गति प्राय 60 मील प्रति घंटे की है। इसकी चोंच का प्रहार इतना तीक्ष्ण होता है कि लोहे की चादर में भी छेद हो जाता है। इसकी पाचन शक्ति भी ऐसी होती है कि कठोर से कठोर वस्तु भी खाकर पचा लेता है। लगता है यह बीमारी मनुष्य को भी है, तभी तो कुछ भी इकट्ठा करते रहने की तृष्णा उसे अहर्निश पीड़ित किए रहती है। वास्तव में यह शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपाने की तरह की मूर्खता है, जबकि मृत्यु निरंतर पास आती रहती है। उसके लिए जो पूर्व तैयारी की जा सकती थी, मूर्खतावश मनुष्य उससे वंचित बना रहता है। संरचना की दृष्टि से तो एक मक्खी भी मनुष्य से कम रहस्यपूर्ण नहीं। उसे देखकर कलाकार भी कला पर आश्चर्य होता है। उसके पांव में एक विशेष प्रकार का श्राव होता है। मक्खी जहां बैठी, यह श्राव उस स्थान पर चिपका और उस स्थान की भोजन सामग्री को पैरों से ही चूसकर सारे शरीर में पहुंचा दिया। उसकी आंखें प्रकृति की विलक्षण रचना है। इस पर भी उसकी लगभग 8000 जातियां पृथ्वी पर तब से विद्यमान चली आ रही हैं जब मनुष्य भी नहीं आया था। इसके पंख अत्यधिक कुशल संतुलन तो बनाए रखते ही हैं, पर उनसे ही इंद्रियों की बोध क्षमता का लाभ लेती है। कोई भी यांत्रिक ऐसा यंत्र नहीं बना पाया जो जीरोस्कोप का भी काम कर सके, हिचकोले भी ले सके। उसके पंख सीधे मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं से संबंध होते हैं, जिससे वह तुरंत परिस्थिति के अनुरूप इनसे काम ले लेती है। जीवन का नाम यदि पेट और प्रजनन ही हो तो मक्खी बनने में ज्यादा लाभ है। मादा मक्खी एक ही बार में 125 से लेकर 5000 तक अंडे देती है। मनुष्य के शरीर का विकास तो लंबी अवधि के बाद होता है, पर मक्खी के शरीर में ऐसा न जाने क्या तंत्र है कि यदि उसे 5 माह की भी जिंदगी मिल जाए तो वह इसी अवधि में 5 खरब बच्चे पैदा कर लेगी। यही नहीं, यदि एक ही जोड़ा पितामह बनने तक जीवित रह जाए तो वह इतनी संतान पैदा कर देगा जिससे 6 माह में ही सारी पृथ्वी में 50 फुट ऊंचा विशालतम ढेर लग जाएगा। यह तो उसकी क्षुद्र प्रवृत्ति है कि वह जितनी वंशवृद्धि करती है, काल उतना ही उसे चबेना बना डालता है, और यह बताता रहता है कि जो भी जीव पृथ्वी पर भार बढ़ाने का प्रयास करेगा उसका भी अंत इन्हीं की तरह शत्रुओं से, अकाल मृत्यु और रोग शोक से घिरा हुआ रहेगा। उसे अन्यत्र कुछ सोचने विचारने, प्रगति करने का तो अवसर ही मिलता कहाँ है। मक्खियां धरती के लिए ही नहीं, हर जीव के लिए भार है। उन्हें स्थान नहीं मिलता, कुछ हवा में ही अंडे दे देती हैं, कुछ भेड़ों के थूथन पर अंडे देती हैं, कुछ उड़ती हुई मधुमक्खियों की पीठ पर अंडे देकर अपना प्रयोग तो पूरा कर लेती है, पर यह प्रयोग अंततः उसके ही वंशनाश का कारण बनते हैं।
अधिक प्रजनन कम आयु का सिद्धांत चाहे मक्खी का हो या मनुष्य सर्वत्र एक सा है। मक्खी का बच्चा 6 दिन में ही विकसित हो जाता है और 10 दिन में ही मर जाता है। कुछ ही मक्खियां ज्यादा दिन जीती हैं, पर उनकी प्रजनन क्षमता उतनी ही कम होगी। इतनी वंश वृद्धि आखिर जिएगी तो प्रकृति के सीमित साधनों को नष्ट करके ही जिएगी। कनाडा की पाइनसा मक्खियां प्रतिवर्ष हजारों एकड़ भूमि की उपज हजम कर जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मुर्गियों के विनाश का मूल कारण यह मक्खी ही है, जिसके छोटे से पंख में 1 लाख से अधिक रोग कीटाणु होते हैं। संख्या का गंदगी से अन्योन्याश्रित संबंध है, गंदगी का बीमारी से। मनुष्य जीवन का वर्तमान लेखा जोखा उसी का नमूना है। यदि यह क्रम न रुके तो अगले दिनों हर मनुष्य 1 लाख विषाणुओं की प्रयोगशाला बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। आज तो मक्खी प्रति वर्ष हजारों मनुष्यों को अंधा कर देती है, तब मनुष्य को ही जीवित खाने लग सकता है। मनुष्य स्वयं बढ़ सकता है, आखिर पृथ्वी तो नहीं बढ़ सकती। साधन तो उस अनुपात का साथ नहीं दे सकते। यदि यह विवेक न हो तो मनुष्य उतना ही उपहासास्पद है जितना सूरीनाम टैड। उसकी अंडे देने और उनको सेने की क्रिया बहुत ही विलक्षण होती है। मादा अपने अंडे अपनी पीठ पर डालती जाती है। अंडा खाल में कुछ इस तरह धंस जाता है कि ऊपर एक और खोल ढक्कन की तरह चढ़ जाता है। इसी तरह सारे अंडे पीठ में ही पकते रहते हैं। विकसित होने पर जब ये बच्चे फुदक फुदक कर बाहर निकलते हैं, किसी निहारिका के विस्फोट से बनने वाले ब्रह्मांडों की कल्पना साकार हो उठती है। यह बच्चे थोड़े ही समय में स्वेच्छाचारी जीवन जीते और मनुष्य को यह बताते हैं कि यदि प्रजनन उद्देश्यपूर्ण न हुआ तो वह मेरी तरह भार ही होगा। उल्लू जैसा मूर्ख समझा जाने वाला पक्षी कितनी विलक्षणताओं से परिपूर्ण है, उसकी कल्पना करते ही प्रकृति की सचेतन कलाकारिता पर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। कहते हैं कि उल्लू रात का राजा होता है, वस्तुतः उसे रात में दिखाई नहीं देता। इस कमी की पूर्ति के लिए प्रकृति ने उसे ऐसे कान दिए हैं जिनमें एक विचित्र ढक्कन लगा होता है। यह पूरी तरह कान को ढकता नहीं। जब कोई ध्वनि उल्लू के पास आती है तो पहले उसे वह ध्वनि एक कान से सुनाई देती है, पीछे कुछ क्षणों के बाद दूसरे से। बस श्रवण के इस अंतर को ही वह फटाफट गणित में बदलकर यह पता लगा लेता है कि आवाज किस दिशा से तथा कितनी दूर से आई है। मनुष्य, जो कि प्रकृति का परिपूर्ण प्राणी माना जाता है, उसे भी इतने संवेदनशील कान न मिलने का दुख हो कुछ आश्चर्य नहीं, जिससे वह और नहीं तो पृथ्वी के घूर्णन की, ग्रहों के चलने और सौर घोष जैसी ध्वनियों को तो सुन ही लेता। यदि ऐसा हो सका होता तो निस्संदेह उसके चिंतन और दृष्टिकोण में आज जो संकीर्णता भरी हुई है वह नहीं ही होती। सुप्रसिद्ध जीव शास्त्री जॉन स्टार्ड ने एक बार मछलियों पर एक प्रयोग किया। मछलियां एक नियत समय पर अपने सामान्य निवास से चलकर किसी विशेष स्थल में जाकर अंडे देती हैं। विकसित होने के बाद उनके बच्चे स्वयं ही अपने माता पिता की जन्मभूमि को लौट आते हैं। वे किस बौद्धिक सूझबूझ और अंतःप्रेरणा से ऐसा करती हैं, यह जानने के लिए यह प्रयोग किया गया था। प्रयोग के समय जहां मछलियां थी उस स्थान को घेर दिया गया और उस स्थान का संबंध एक कुएं से जोड़ दिया गया। ऐसा करने पर भी वे मछलियां कुएं की ओर नहीं गई, अपितु उस रासायनिक संकेत के सहारे ही समुद्री धारा में बढ़ने लगी जिधर उन्हें अंडे देने जाना होता है। अपने स्थान पर लौटने या नए स्थान जाने के अतिरिक्त भी मछलियों की एक रासायनिक भाषा होती है जिससे वे सजातियों को सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देती रहती हैं। जन समुदाय को कोई चेतावनी या सूचना देनी हो तो ढोल पीटकर मुनादी की प्रथा प्रचलित है। कदाचित दीमकों के सूक्ष्म जीवन पर दृष्टि डाले तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुए बिना न रहेगा कि यह परंपरा उनमें भी पाई जाती है। सैनिक दीमक को जब किसी शत्रु का पता चलता है तो वे एक विशेष ध्वनि से अपने कुनबे को संकेत कर देते हैं। बात की बात में सारे दीमक नगर को सूचना हो जाती है और वे सब के सब अपना माल असबाब बांधकर दूसरे आश्रय के लिए चल पड़ते हैं। विवेक बुद्धि मिल जाने पर मनुष्य चाहे तो गर्व कर सकता है। इतना होने पर भी जब वह जीवन की गुत्थियां नहीं सुलझा पाता तो उसकी इस बुद्धिमत्ता पर तरस आता है।
कला कौशल और अपनी बौद्धिक सामर्थ्य से आज मनुष्य ने धरती, वायु, आकाश सर्वत्र अपनी कीर्ति पताका फहरा दी है। किंतु यदि इतने मात्र को ही श्रेष्ठता का मापदंड मान लिया जाए तब तो पशु पक्षी उससे 21 ही बैठेंगे, 19 नहीं। आज मनुष्य ने तरह तरह के विमान विकसित कर लिए, पर जीवों के सदृश क्षमताएं अभी भी उसे उपलब्ध नहीं। उड़ने को अमेरिका की कुछ गिलहरियां भी उड़ लेती हैं। मलाया, सिंगापुर की छिपकली और सांप उड़ानों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। एक समय था जब टेरोडक्टाइल नामक विशालकाय सरीसृप उन्मुक्त आकाश में उड़ते थे। तब तक तो मानवीय सभ्यता अस्तित्व में भी नहीं आई थी। इस तरह उड़ान का श्रेय राइट बंधुओं को नहीं, अपने इन छोटे कहे जाने वाले भाइयों को ही देना पड़ेगा। एक्सोसिटाइडी मछलियां मनुष्य की तरह पारिवारिक जीवन बिताती हैं। ये सदैव समूह में रहती हैं, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखती, प्रसव जैसी कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता करती है। यही नहीं, यह अपने बच्चों को पेड़ों पर चढ़ाकर उन्हें विधिवत उड़ना भी सिखाती हैं। इस तरह यह समूचा समुदाय उड़नदस्तों की तरह ही जीवन यापन करता है। कुछ मछलियों को तो प्रकृति ने ही नहीं, पेट में भी पंख अर्थात 4-4 डैने प्रदान किए हैं। इनमें पेल्विक मछली अत्यंत कुशल उड़ाका होती है। यह अपने पीठ के कंधों से ग्लाइडर का काम लेती है और किसी विशेष स्थान में ठहरना चाहे तो पंखों को लहराती हुई ठहर भी जाती है। इतनी उन्नत किस्म तो मानवीय यानों में भी अभी नहीं आई। मनुष्य ने तो उड़ान के तरीके लगता है हैचेट तथा बटरफ्लाई मछलियों के ही करतब देखकर सीखे हैं। अपने पंखों के सहारे वे पहले पानी में ही प्रचुर वेग लेकर उड़ जाती है। जावा में एक मेंढक पाया जाता है, यह भी उड़ता है। गर्नार्ड मछली इन सबसे उन्नत किस्म की उड़ाका होती है। ये अपने पंखों के सहारे पानी में तैर भी सकती है, सतह पर संतरण भी कर सकती है और उड़ भी सकती है। उड़ान में तो मनुष्य मक्खी से भी हार मानता है। सिफेनेमिया जाति की मक्खी 816 मील प्रति घंटा की भयंकर गति से उड़ने में सक्षम है। प्रगति और आत्मरक्षा के लिए जड़ता का आश्रय एक दिन जीवन चेतना को ही जड़ बना दे तो कुछ आश्चर्य नहीं। पंज और मूंगे जीव हैं, तो वे इसी ताक में रहते हैं कि कहीं उन्हें कोई चट्टान, काई का ढेर या रेत मिल जाए तो बस वे उसी में चिपक कर जड़ हो गए। उनकी मूल चेतना का विनोद समाप्त हुआ। वे न वैसे जीवन का आनंद ले सकते हैं, न विविधापूर्ण सृष्टि के विहंगावलोकन का। मस्सेल, ओयस्टर, ड्रिल, बारनकल इसी श्रेणी के जीव हैं जिन्होंने अपनी दुनिया सीमित कर ली है और व्यापक दृष्टि से वंचित हो गए हैं। मनुष्य जाति भी कुछ इसी तरह होती जा रही है। जड़ता के अनुसंधान के साथ साथ चेतन मन की संवेदना और उसकी भावनाएं बुरी तरह नष्ट होती जा रही हैं। उसकी मैत्री भावना, करुणा, दया और उदारता नष्ट होती जाती और इंद्रिय लिप्सा इन जीवों की तरह बढ़ती रहती है।